हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड जेईई मेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ रूट एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय म्यू नोट। ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए है m1l³ t1a-1। सेकंड ऑप्शन है m-1l-1 t2a1। और थर्ड ऑप्शन है m1l3/2 t-3a1। और फोर्थ ऑप्शन है डी m-1l-2 t3a2। रूट एप्सिलॉन नोट बाय म्यू नोट की डायमेंशंस पता लगानी है। वी नो दैट c is equal to 1 by root म्यू नोट एप्सिलॉन नोट विच इज इक्वल टू 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एयर में भी बोल सकते हैं। और ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो रूट एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय म्यू नोट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, ऊपर नीचे एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया एप्सिलॉन नोट इंटू में 1 बाय रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट इंटू में 1 बाय रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या है? सी। तो डायमेंशन ऑफ रूट एप्सिलॉन नोट बाय म्यू नोट, इसी की तो डायमेंशन निकालनी थी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट इंटू में सी। और इसको अगेन क्या लिख सकता हूँ? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट इंटू में डायमेंशन ऑफ सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो सी की डायमेंशन वही होगी जो स्पीड की होती है या वेलोसिटी की होती है। डायमेंशन ऑफ सी क्या हो जाएगी? m0l1t-1। सी की डायमेंशन मिल गई। एप्सिलॉन नोट की अगर मुझे मिल जाए तो रूट एप्सिलॉन नोट बाय म्यू नोट की डायमेंशन मेरे को मिल जाएगी। तो एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? 12th की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें कूलम्ब्स लॉ होता है। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 अगर किस में रखे हुए हैं? फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, तो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को रिपेल करेगा बाय सेम फोर्स F। और R इन पॉइंट चार्जेस के बीच की सेपरेशन है।
तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, मैं डायमेंशन ऑफ एफ विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q1 डायमेंशन ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है m1L1T-2। और डायमेंशन ऑफ चार्ज Q1 Q2 दोनों चार्ज हैं, तो Q1 और Q2 दोनों की डायमेंशन सेम आ जाएगी। और चार्ज होता है करंट इंटू में टाइम, तो करंट की डायमेंशन होती है A और टाइम की T। और डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर बच गई। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस, तो इसकी आ जाएगी एल स्क्वायर। तो यहां से डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ Q1 इंटू में डायमेंशन ऑफ Q2। Q1 Q2 की डायमेंशन, ये Q1 की डायमेंशन है और यही क्या है, Q2 की डायमेंशन है, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या है, m1L1T-2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की डायमेंशन एल स्क्वायर है। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू m ऊपर चला जाएगा तो m-1, एल में ये है 2 और 1 3, और ऊपर नहीं है तो L-3। टाइम में देखो, यहाँ पे है टाइम, और यहाँ पे और यहाँ पे 1 1 2 और 2 2 4, और A 1 1 2। तो ये आ गई एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ रूट एप्सिलॉन नोट बाय में न्यू नोट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट इंटू में डायमेंशन ऑफ सी। एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन ये है, सी की ये है, ये दोनों इसमें पुट कर देंगे, m-1L-3 T4 ए स्क्वेयर इंटू में L1T-1। तो डायमेंशन ऑफ रूट एप्सिलॉन नोट बाय में म्यू नोट, यह आ गया m-1, L में देखो -3 + 1 -2, m हो गया, L हो गया, अब बचा T, 4 में 1 गया 3, और a स्क्वायर। तो m-1L-2T3A2 ये होगी इसकी डायमेंशन, m-1L-2T3A2। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रूट एप्सिलॉन नोट बाय में म्यू नोट की डायमेंशन ये होगी, और ये है ऑप्शन डी, तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ 1 बाय म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है L-1T1, बी ऑप्शन है L2T2, सी ऑप्शन है L2T-2।
और डी ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन L1T-1। 1/μ0 ε0 की डायमेंशन पता लगानी है। और मेरे को ये पता है जो सी होता है ना वो होता है 1/√μ0 ε0। तो सी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा 1/μ0 ε0। और ये जो सी है ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में किया था। और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो 1/μ0 ε0 को सी स्क्वायर लिख सकता हूँ वेयर सी स्पीड ऑफ लाइट। तो डायमेंशन ऑफ 1/μ0 ε0 को क्या लिखूंगा मैं डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ सी और उसका स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ 1/μ0 ε0 विल बी इक्वल टू सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड की क्या डायमेंशन होती है L1T-1 और इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो डायमेंशन ऑफ 1/μ0 ε0 आ गई L2T-2। L2T-2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है which of the following represents the correct dimensions of a coefficient of viscosity। which of the following represents the correct dimensions of coefficient of viscosity। ऑप्शन ए है M1L-1T-2। ऑप्शन बी है M1L1T-1। ऑप्शन सी है M1L-1T-1। ऑप्शन डी है M1L-2T-2। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन इन चारों में से कौन सी है ये पता लगाना है। अब ये मेरे को ये पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स जो 11th क्लास में एक यूनिट आएगी उसमें एक स्टोक्स लॉ है। वो क्या कहता है मान लो कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या स्फेरिकल बॉल नीचे की तरफ v स्पीड से मान लो आ रही है v स्पीड से मूव कर रही है। तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन एक विस्कस फोर्स लगता है ड्यू टू लिक्विड। उसकी वैल्यू होती है 6π∗RV और ये है mg फोर्स। m मास ऑफ द स्फेरिकल बॉल और ये है लिक्विड विस्कस लिक्विड जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इटा। r है रेडियस ऑफ द बॉल रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल
और v है वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक तो mg और एक विस्कस फोर्स। ये जो विस्कस फोर्स है ये लिक्विड लगाता है। जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है ना नीचे की तरफ v रफ्तार से, उसे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है लिक्विड की वजह से, क्योंकि हमारा लिक्विड विस्कस है, मतलब चिपचिपा लिक्विड है, आइडियल लिक्विड नहीं है। तो ये जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है 6 पाई ईटा r v। ये है विस्कस फोर्स। और 6 पाई है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? डायमेंशन ऑफ 6 पाई विच इज डायमेंशनलेस, उसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। तो डायमेंशन ऑफ इटा डायमेंशन ऑफ आर इंटू में डायमेंशन ऑफ वी। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये क्या आ जाएगी? डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ आर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इट्टा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। और इसी की डायमेंशन पता लगानी है। अगर मुझे फोर्स की डायमेंशन पता हो, रेडियस की पता हो, वेलोसिटी की पता हो, तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड उसकी डायमेंशन पता लग जाएगी। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है? मास इनटू में एक्सेलरेशन m1l1t-2। डायमेंशन ऑफ रेडियस क्या होगी? क्योंकि रेडियस डिस्टेंस ही तो है, ये होगी l1। और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? l1t-1। तो डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन तीनों को इसमें पुट कर देंगे। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स m1l1t-2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ रेडियस l1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी l1t-1। तो डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगी m1, l नीचे 2 हो गया और ऊपर 1 है, 1 - 2 -1। अब आते हैं टी पे। टी नीचे -1 ऊपर 2 है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 2 -1। तो m1l-1t-1 ये है डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होंगी? 4 ऑप्शन गिवन है m1l1 t-2 a-1। सेकंड ऑप्शन गिवन है m1l0 t0 a-2। सी ऑप्शन है m1l0 t-2 a-1।
और लास्ट डी ऑप्शन गिवन है M1L0 T-1 A-1। तो इसको सोल्व करते हैं। 12th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड वाली जो यूनिट है ना, उसमें फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल होता है V क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स ये आता है। ये 12th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट में पढ़ा जाता है। इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा QVB। मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड डाउनवर्ड, और चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो उसको ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स वही प्रोवाइड करवाएगा, QV फोर्स लगेगा, QVB ऐसे, QVB ऐसे, QVB QVB QVB, तो ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा और स्पीड इसकी चेंज नहीं होगी चार्ज पार्टिकल की। ऐसे फोर्स लगता रहेगा F टुवर्ड्स द सेंटर, और ये F फोर्स आएगा QVB। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बोर्ड डाउनवर्ड है, और एंगल बिन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा कांस्टेंट स्पीड से। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रहे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड QVB इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है, और ये वो है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखूंगा मैं, F/QV। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है, फोर्स मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है ना, तो M1L1 T-2। और डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू में टाइम, करंट की होती है A1, टाइम की T1। और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ये क्या होगी, L1 T-1। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पता है, सॉरी मैग्नेटिक जो फोर्स की डायमेंशन वो पता है, चार्ज की डायमेंशन पता है, वेलोसिटी की डायमेंशन पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पता लगा सकते हैं, यहाँ पे पुट करनी है। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स M1L1 T-2 divided by dimension of charge which is A1 T1 divided by dimension of velocity which is L1 T-1। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई M1, L में देखो नीचे 1 है और ऊपर भी 1 है, तो खत्म। T में देखो ऊपर -2 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो M1L0 T-2 और A-1। M1L0 T-2 A-1, ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हो गया इसका आंसर, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे अगर मैं रेडियस बताऊं इस सर्कुलर पाथ की, जो कि 12th क्लास में पढ़ा जाएगा, वो होती है MV/QV। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री,
तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्यू वी बी ये प्रोवाइड करवाता है टुवर्ड्स द सेंटर, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ये होगी। तो ये था फोर्थ न्यूमेरिकल, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पता लगानी थी, ये होती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द पेयर whose dimensions are equal। Identify the pair whose dimensions are equal। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है टॉर्क एंड वर्क, बी ऑप्शन है स्ट्रेस एंड एनर्जी, सी ऑप्शन है फोर्स एंड स्ट्रेस, और डी ऑप्शन है फोर्स एंड वर्क। ये पता लगानी है किस पेयर की डायमेंशंस इक्वल हैं। तो हमारे पास टॉर्क मौजूद है, वर्क मौजूद है। वर्क और एनर्जी वैसे तो अलग होते हैं, लेकिन डायमेंशन वाइज दोनों की डायमेंशन सेम होती है, वर्क और एनर्जी की। टॉर्क हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, स्ट्रेस और फोर्स है। फोर्स हो गया वर्क एनर्जी स्ट्रेस फोर्स, टॉर्क वर्क एनर्जी स्ट्रेस फोर्स, हमारे पास ये अवेलेबल है। तो फोर्स की अगर मैं डायमेंशन पता लगाऊं, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो ये आएगी m1L1T-2। और डायमेंशन ऑफ वर्क बोल दो या एनर्जी, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम होती है, तो ये क्या आएगी? वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, सिंपली अगर बोला जाए तो m1L2T-2 आ जाएगी। और स्ट्रेस की डायमेंशन पता लगाने के लिए मेरे को स्ट्रेस का पता होना चाहिए। स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। ये हम इलास्टिसिटी चैप्टर आएगा 11th क्लास में, उसमें पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन। तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ये फोर्स ही होता है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया। मतलब प्रेशर और स्ट्रेस वैसे तो दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन डायमेंशन सेम आएंगी स्ट्रेस की और प्रेशर की। तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगी? फोर्स की डायमेंशन क्या है? m1L1T-2, एरिया की डायमेंशन L2। तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या आ जाएगी? m1L-1T-2। फोर्स की होगी, स्ट्रेस की होगी, वर्क एनर्जी की होगी, टॉर्क की बचेगी डायमेंशन। तो पहले टॉर्क पता होना चाहिए मुझे, सिंपली ये होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस।
सिंपली अगर बोलना जाए अभी के लिए, वैसे तो ये बहुत अटपटी चीज है, रोटेशनल मैकेनिक्स में आएगी टॉर्क। तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू में डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या आ गई, फोर्स की डायमेंशन क्या है, m1l1t-2 और डिस्टेंस की l1। तो टॉर्क की डायमेंशन होगी m1l2t-2। तो फोर्स की डायमेंशन आ गई, वर्क एनर्जी की आ गई, स्ट्रेस की आ गई और टॉर्क की आ गई। तो अभी देखो टॉर्क और वर्क को देखो, वर्क ये रहा और टॉर्क ये रहा, दोनों की डायमेंशन सेम है, मींस ए इज करेक्ट। स्ट्रेस और एनर्जी को देखो, स्ट्रेस ये रहा, एनर्जी ये रहा, इन दोनों की डायमेंशन अलग है। फोर्स और स्ट्रेस को देखो, फोर्स की डायमेंशन ये रही, स्ट्रेस की ये रही, इन दोनों की डायमेंशन भी अलग है। फोर्स और वर्क को देखो, फोर्स ये रहा, वर्क ये रहा, इन दोनों की डायमेंशन भी अलग है। बतानी ये थी कि ये जो चार ऑप्शंस गिवन है, किस पेयर की डायमेंशन इक्वल है, मतलब बराबर है। टॉर्क और वर्क की बराबर है, इन दोनों की नहीं है, इन दोनों की भी नहीं है, इन दोनों की भी नहीं है। सिक्स्थ न्यूमेरिकल इज LRCV, L, R, C, V represents inductance, resistance, capacitance और वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। L इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, R रेजिस्टेंस को, C कैपेसिटेंस को, V वोल्टेज को। तो डायमेंशंस ऑफ the dimensions of L by CRV will be, L by CRV will be, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन है L1T2, बी ऑप्शन है L1T1A1, सी ऑप्शन अवेलेबल है A-1 और डी ऑप्शन है L1A-2। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज, इसकी डायमेंशन पता लगाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, इनकी क्या होगी, डायमेंशन सेम होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको क्या लिखते हैं, वर्क बाय चार्ज। ये 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फर्स्ट यूनिट है वहां पढ़ा जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ वोल्टेज विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज। और चार्ज क्या होता है, सिंपली बोला जाए करंट इनटू में टाइम। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज
क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ करंट जो कि ए हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ टाइम टी, A1 T1, और डायमेंशन ऑफ वर्क क्या आएगी, वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो M1L² T-2। तो डायमेंशन ऑफ वोल्टेज क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज, M1L²T-2 डिवाइडेड बाय A1 T1। तो डायमेंशन ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगी, M1L²T-3A-1। अभी डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पता लगाते हैं। रेजिस्टेंस होता है V बाय आई, आई क्या करंट, V वोल्टेज। तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ वोल्टेज, और ये आगे निकल के, तो M1L²T-3A-1 डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ करंट, ये होती है A1। तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, M1L²T-3A-2। ये V की डायमेंशन आ गई, ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ गई। अभी निकालते हैं कैपेसिटेंस की डायमेंशन। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज बाय में वोल्टेज। ये क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और ये वोल्टेज, आई क्या था, करंट, और ये क्या है, वोल्टेज। तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, A1 T1, और डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की डायमेंशन ये रही, M1L²T-3A-1। तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस आ जाएगी M-1, L में देखो, अब यहाँ पे है L में, ऊपर नहीं है, तो L-2। अभी T में देखो, ये ऊपर 3 हो जाएगा और ऊपर 1 है, तो T4। और अभी A में देखो, A नीचे -1 है, ऊपर 1 है, तो A2। तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन ये होगी। अभी रह गई इंडक्टेंस की डायमेंशन। फाई होता है L इंटू में आई, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कोयल इज इक्वल टू इंडक्टेंस ऑफ दैट कोयल इंटू में करंट पासिंग थ्रू दैट कोयल। ये 12th यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक यूनिट आएगी, वहां पे पढ़ा जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू में डायमेंशन ऑफ एरिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन कैसे पता लगाएंगे, एफ होता है क्यू वी बी, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी एफ बाय क्यू वी। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स विच इज M1L1T-2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज विच इज A1T1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू L1T-1। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी M1L0T-2A-1। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पता लग गई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन इनटू में एरिया की। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन है M1 L0 T-2 A-1 इनटू में एरिया की डायमेंशन होती है L²। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ गई M1L2 T-2 A-1। तो डायमेंशन ऑफ यहाँ से इंडक्टेंस की डायमेंशन क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ करंट। तो डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये रही ऊपर M1L²T-2 A-1, और करंट की डायमेंशन होती है A। तो डायमेंशन ऑफ L आ गई M1L²T-2 A-2। तो मैग्नेटिक इंडक्टेंस की डायमेंशन पता चल गई, रेजिस्टेंस की पता चल गई, कैपेसिटेंस की पता चल गई, और वोल्टेज की पता चल गई। पता क्या लगाना है, डायमेंशन ऑफ L/C/R/V। तो ये क्या हो जाएगा, L की डायमेंशन ये रही M1L²T-2 A-2 डिवाइडेड बाय C की कैपेसिटेंस की डायमेंशन ये रही M-1L-2T4A2। R की डायमेंशन ये रही M1L2T-3A-2। और V की डायमेंशन ये रही M1L2T-3A-1। ये इसी नीचे है, ये डिनोमिनेटर में ही है, ये तीनों न्यूमरेटर में ये ऊपर वाला है और डिनोमिनेटर में ये सारा है। तो डायमेंशन ऑफ L/C/R/V क्या आ जाएगी, M को देखो ऊपर M1 है, नीचे -1 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, -1 + 1 0, और -2 ये हो गया, सॉरी 1 -1 0, M ये दो हो गए, और यहाँ पे 1 है तो 1 से 1 कैंसिल, तो M वाला तो कैंसिल हो गया। अब आई L की बारी, L न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में देखो -2 ये हो गया और +2 ये हो गया, 2 - 2 0, और 2 ये हो गया, तो L2 से L2 भी कैंसिल हो गया। अब टाइम को देखो, ऊपर टाइम -2 है न्यूमरेटर में, नीचे 4 -3 1, 1 -3 -2, तो टाइम भी कैंसिल हो गया। अब बचा करंट, करंट मतलब एम्पियर ए ऊपर क्या है -2, और अभी नीचे देखो ए ऊपर -2 है, नीचे क्या है 2, तो ये हो गया 2 - 2 0, और A-1 ये हो गया 2 - 2 0, और 0 - 1 -1। तो डायमेंशन ऑफ L/C/R/V क्या आ गई, ये -1 ऊपर +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1। तो ये हो गया आंसर A-1, hence option C is correct. Now the seventh question is, if
एस इज सरफेस टेंशन, और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। इनको इन तीनों को फंडामेंटल यूनिट्स चूज किया गया है। Then the dimensional formula for linear momentum will be, then dimensional formula for linear momentum will be, ऑप्शंस गिवन है। ए ऑप्शन क्या है, एस 1/2, आई 1/2, एच -1। ऑप्शन बी है एस 3/2, आई 1/2, एच 0। ऑप्शन सी है एस 1/2, आई 1/2, एच 0। और ऑप्शन डी है एस 1/2, आई 3/2, एच -1। एस सरफेस टेंशन है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इनको फंडामेंटल यूनिट्स माना गया है। तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से एक बताना है। चार ऑप्शनों को देखो तो एस आई एच, एस आई एच, एस आई एच, एस आई एच इसकी टर्म्स में लिखा गया है। तो लेट पी इज लीनियर मोमेंटम, और P is directly proportional to S की पावर A, I की पावर B, H की पावर C। तो डायमेंशन ऑफ P will be equal to डायमेंशन ऑफ S की पावर A इंटू में डायमेंशन ऑफ I की पावर B डायमेंशन ऑफ H की पावर C। क्योंकि मैंने P को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिया, S की पावर A, I की पावर B, H की पावर C। अगर मेरे को A B C पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम या डायमेंशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है? मास इंटू में वेलोसिटी होता है ना लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। तो mL1t-1। और S क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होती है फोर्स बाय लेंथ। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, उसको डिनोट करते हैं एस से। ये होता है फोर्स बाय लेंथ। इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए तो मेरे को इसकी डायमेंशन पता लगानी है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स m1 L1t-2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ L1। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू m1 L0t-2। और आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो डायमेंशन ऑफ आई आ जाएगी डायमेंशन ऑफ मास विच इज m इंटू माई डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर l स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ h पता लगानी है। एनर्जी ऑफ फोटोन होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये होती है एनर्जी ऑफ फोटोन। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वो फोटोन पार्ट है। तो डायमेंशन ऑफ h आ जाएगी यहाँ से डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स बोल दो या रिवॉल्यूशन बोल दो पर सेकंड। तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स या रिवॉल्यूशंस, उसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, नीचे क्या है सेकंड मतलब टाइम, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी t-1। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ h आ जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन सेम होती है m1l2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज t⁻⁻1। तो डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आ गई m1l2t-1, ये -1 ऊपर हो जाएगा +1 1 -2 -1, और इसमें पुट कर दो। अब डायमेंशन ऑफ मोमेंटम क्या थी m1l1t-1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन उसकी पावर a। सरफेस टेंशन की डायमेंशन ये आई थी m1l0t-2 इसकी पावर a इंटू में डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी पावर b। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन ये आई थी m1l2 इसकी पावर b इंटू में डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी पावर c m1l2t-1 इसकी पावर c। तो m1l1t-1 इज इक्वल टू m1l0t-2a m2l2b mcl2c t-c। तो m1l1t-1 इक्वल टू m में देखो a है b है c है, तो m a प्लस b प्लस c। l में देखो ये है 2b प्लस 2c। t में देखो ये है और ये है -2a -c। तो कंपेयर करवाओ, m यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। l यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तो 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। और t-1 है यहाँ पे तो यहाँ पे भी -1 होना चाहिए, तो 2a प्लस c इज इक्वल टू 1। तो ये जो तीन इक्वेशन आई हैं ए बी सी में, इनको सोल्व करेंगे। आफ्टर सोल्विंग ए और बी की वैल्यू तो सेम आएगी, और ये आती है 1/2, और सी की वैल्यू आती है 0। तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस की पावर ए कितना 1/2, और आई की पावर बी कितना है 1/2,
और h की पावर c, c क्या है 0। तो s की पावर 1/2, i की पावर 1/2, h की पावर 0, 1/2 1/2 0, hence option C is correct।